G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की 2 दिवसीय यात्रा पर जोहान्सबर्ग पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को यहां इस बैठक से अलग चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी साझा की। इस बैठक में क्या क्या बातें हुई इसका अभी तक तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जयशंकर ने कहा कि यह बैठक भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के लिए जारी कूटनीतिक प्रयासों के बीच हो रही है। इससे पहले जयशंकर ने गुरुवार को वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति पर चर्चा शीर्षक वाले G20 सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि G20 विश्व की बढ़ती बहुध्रुवीयता का एक अहम मंच है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्थिति कठिन बनी हुई है। इसमें कोविड महामारी, संघर्ष के हालात, वित्तीय दबाव, खाद्य सुरक्षा आदि शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में G20 वैश्विक अर्थव्यवस्था को उसके सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, अफ्रीकी संघ और यूरोपियन संघ शामिल हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों में अब जो सबसे आसान और कहें तो सबसे कंफ्यूजिंग सवाल जो हो सकता है वो है कि G20 आखिर चीज़ क्या है? यह समूह क्यों अस्तित्व में आया? इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? ये देश हर साल अलग अलग जगहों पर क्यों मिलते हैं? आइए समझते हैं। पिछले साल भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली थी। इस बार ये मौका दक्षिण अफ्रीका को मिला है, जो कि नवंबर के आसपास होगा। दोस्तों, G20 को समझने से पहले हमें G7 को समझना होगा, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। अब 1970 के दशक की शुरुआत में ये सब शुरू हुआ। उस समय दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। इसके कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण 1973 का तेल संकट था। यह संकट तब शुरू हुआ जब अरब देशों ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल का समर्थन कर रहे थे, खासकर अमेरिका और यूरोप के पश्चिम देश। ये पश्चिमी देश मध्य पूर्व से आने वाले तेल पर बहुत अधिक निर्भर थे और इसी कारण इन देशों को भारी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। 11 अरब देशों ने अमेरिका को तेल आपूर्ति रोक दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऊर्जा संकट इतना गहरा हो गया। सरकारों ने फैसला किया कि अगर उन्हें आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो उन्हें एक साथ मिलकर कदम उठाने होंगे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, आर्थिक नीतियां बनाने के लिए उन्हें एक साथ बैठना पड़ेगा। इसी वजह से 1973 की शुरुआत में अमेरिका के व्हाइट हाउस में इन देशों ने वित्त मंत्रियों की कुछ अनौपचारिक बैठकें की। 1973 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी के वित्त मंत्रियों ने मुलाकात की। 2 साल बाद इटली और जापान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1975 में पहली बार G6 बैठक आयोजित हुई। इसके बाद 1976 में कनाडा को भी इस समूह में जोड़ा गया और G6 अब G7 बन गया। ये 7 देश उस समय दुनिया के सबसे विकसित देश थे। उनकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में थी, लेकिन इन देशों में और भी कई समानताएं थीं। सभी देश लोकतांत्रिक देश थे और मानवाधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देते थे। राजनीतिक रूप से शीत युद्ध के दौरान ये देश पश्चिमी गुट यानी वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे। आर्थिक रूप से ये सभी तेल संकट और मंदी जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से आर्थिक रणनीतियां बनाना था। 1998 में रूस को भी इस समूह में शामिल कर लिया गया, जिससे G7 अब G8 बन गया। लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया तो इसे इस समूह से निष्कासित कर दिया गया। इस कारण आज भी यह G7 ही है। अब अगर हम G20 की बात करें तो यह भी एक आर्थिक संकट के कारण बना ग्रुप है। यह संकट 1997 का एशियाई वित्तीय संकट था। वैश्विक बाजार चिंतित थे कि अन्य एशियाई देशों में भी ऐसे ही आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। यह संकट इतना बड़ा था कि दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के अलावा मलेशिया, फिलीपींस, चीन, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम तक प्रभावित हुए। इन देशों में मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी और दंगे भी हुए। 1998 में रूस को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसी कारण उसी समय रूस को G7 में शामिल किया गया। लेकिन G7 के सदस्यों को एहसास हुआ कि दुनिया आपस में और अधिक जुड़ती जा रही है। अगर एक देश में समस्या होती है तो इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है। इसलिए
दुनिया में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए और भविष्य में मंदी को रोकने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी इस समूह में शामिल करना जरूरी था। 26 दिसंबर 1999 को G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान G20 समूह की स्थापना की गई। G20 में किन देशों को शामिल किया जाए? पहला नियम था कि G7 के सदस्यों को इस समूह में रखा ही जाएगा। फिर देखा गया कि दुनिया के सबसे बड़े देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं। इसी आधार पर चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस को शामिल किया गया। फिर यह भी सुनिश्चित किया गया कि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो। इस कारण एशिया से इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया, दक्षिण अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, उत्तर अमेरिका से मेक्सिको, ओसेनिया से ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व से सऊदी अरब और तुर्की, यूरोप से G7 के अलावा पूरे यूरोपीय संघ को भी शामिल किया गया। आज G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ये 20 देश दुनिया के सर्वोच्च राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य एवं जनसंख्या वाले देश हैं। 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद G20 के नेताओं ने महसूस किया कि केवल वित्त मंत्रियों की बैठक पर्याप्त नहीं है, अब राष्ट्राध्यक्षों की भी बैठक जरूरी थी। इसलिए पहली G20 लीडर्स समिट 2008 में अमेरिका में आयोजित की गई। तब से G20 सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है और हर साल एक नया देश इसकी मेजबानी करता है। G20 की अध्यक्षता रोटेशन प्रणाली से बदलती है। 2025 में दक्षिण अफ्रीका इसकी मेजबानी कर रहा है, लेकिन यह किसी सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब तक G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, मेक्सिको, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चीन, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरब, इटली, इंडोनेशिया, पिछले साल भारत इसकी मेजबानी कर चुका है। अब सिर्फ ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ही बचे हैं जहां यह सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में इस साल ये हो जाएगा।